पुनरावृत्ति। तो इसमें देखो कल हम लैगिंग डीएनए और लीडिंग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। सतत और असतत पुनरावृत्ति किस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड्स और लैगिंग स्ट्रैंड्स होती है, वो किस तरह से सतत और असतत पुनरावृत्ति करती है, वो कल हम पढ़ रहे थे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति डीएनए या रेप्लिकेटेड डीएनए के लीडिंग व लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो डिफरेंसेस या अंतर, डिफरेंसेस इन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अंतर है वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले लिखती हूं मैं लीडिंग स्ट्रैंड सेकेंड है लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसमें क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए संश्लेषण या सिंथेसिस वो एकल श्रृंखला के रूप में होता है। सिंगल एकल श्रृंखला या सिंगल श्रृंखला के रूप में होता है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है, सिंगल श्रृंखला के रूप में होता है। लैगिंग श्रृंखला होती है, इसके अंदर जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो खंडों के रूप में होता है। इसमें डीएनए संश्लेषण पहले प्रारंभ में खंडों के रूप में होता है, फिर वो जुड़ जाता है, फिर एकल श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें डीएनए संश्लेषण प्रारंभ में फ्रेगमेंट्स के रूप में, खंडों के रूप में होता है। खंडों के रूप में होता है।
एकमात्र आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। एक ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। और जबकि हेडिंग श्रृंखला पर जो डीएनए संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, जो ओकाजाकी खंड होते हैं, ओकाजाकी खंडों को प्रारंभ करने के लिए यहाँ लिखना प्रत्येक ओकाजाकी खंड को प्रारंभ करने के लिए डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रत्येक ओकाजाकी खंड के लिए प्रारंभ करने के लिए अलग अलग आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। थर्ड है डीएनए की एक श्रृंखला के रूप में पुनरावृत्ति होती है। इसके अंदर जो लीडिंग श्रृंखला होती है उसमें डीएनए की एक श्रृंखला के रूप में पुनरावृत्ति होती है। इसके लिए इसमें डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए खंडों को जोड़ने में काम आता है की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसके अंदर अलग अलग खंडों के रूप में इसमें संश्लेषण होता है डीएनए का, तो उनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे हम ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने हेतु एंजाइम डीएनए लाइगेज आवश्यक होता है।
आवश्यक होता है। यह 3 to 5 जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है। 3 से 5 दिशा के अंदर जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है। जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो 5 से 3 दिशा में जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है। यह 5 से 3 दिशा में जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है। इसमें जो नया डीएनए वो 5 से 3 दिशा में संश्लेषित होता है और इसमें भी 5 से 3 दिशा में नया डीएनए संश्लेषित होता है। इसमें क्या होता है, नया डीएनए 5 से 3 दिशा में संश्लेषित होता है। और इसमें भी क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे इसमें भी जब नया डीएनए संश्लेषित होता है तो वो भी नया डीएनए 5 से 3 दिशा में संश्लेषित होता है। और लास्ट पॉइंट है, लीडिंग श्रृंखला सदैव पुनरावर्ती फोर्क की तरफ वृद्धि करती है और लैगिंग श्रृंखला के खंड हमेशा फोर्क से दूर वृद्धि करते हैं। तो ये जो श्रृंखला है सदैव पुनरावर्ती फोर्क की तरफ वृद्धि करती है। जबकि जो लैगिंग श्रृंखला है वो पुनरावर्ती फोर्क से दूर। पुनरावर्ती फोर्क से दूर वृद्धि करती है। यहाँ पे पुनरावर्ती फोर्क होता है तो जो लीडिंग श्रृंखला है वो तो इस तरफ पुनरावर्ती फोर्क की तरफ डीएनए का संश्लेषण होता है तो वो इस दिशा में गति करती है, जबकि जो ये लीडिंग
किसने वर्णन किया? जापान का वैज्ञानिक था रेजी ओकाजाकी, जापानी वैज्ञानिक। रेजी ओकाजाकी और उसके सहयोगियों ने। उसके सहयोगियों ने क्या किया था? ओकाजाकी खंडों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि लैगिंग श्रृंखला डीएनए टेम्पलेट के 5 डेज से 3 डेज दिशा या श्रृंखला पर पुनरावर्ती फोर्क की तरफ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड संश्लेषित होते रहते हैं। यह भी असमानांतर 5 डेज से 3 डेज दिशा में निर्मित होते हैं। ये है लैगिंग श्रृंखला और ये है लीडिंग श्रृंखला। तो इन्होंने ओकाजाकी ने बताया कि ये तो है 5 डेज से 3 डेज श्रृंखला, इसके ऊपर इस दिशा से ये 5 डेज दिशा है और ये 3 डेज दिशा है। इस दिशा के अंदर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड संश्लेषित होते रहते हैं। इस तरह से ये खंड आकर यहाँ बनते रहते हैं और डीएनए का संश्लेषण या रेप्लिकेशन पुनरावृत्ति होती रहती है। जबकि इस दिशा के अंदर ये होती है, ये तो है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी खंड। तो इसमें पुनरावर्ती फोर्क की तरफ छोटे छोटे खंड इस साइड ये पुनरावर्ती फोर्क है, यहाँ पे छोटे छोटे खंड संश्लेषित होते रहते हैं। यह भी असमानांतर 5 डेज से 3 डेज दिशा में निर्मित होते हैं। यह खंड ही ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। ये जो खंड है ये क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी सेगमेंट्स भी कह सकते हैं इनको। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। डीएनए पुनरावृत्ति अलग अलग अनेक ओकाजाकी खंड के रूप में असतत पुनरावृत्ति या डिसकंटिन्यूअस पुनरावृत्ति करता रहता है। इसकी पुष्टि स्वरेडियोग्राफिक प्रयोग द्वारा की गई है। तो इस तरह ओकाजाकी खंड के द्वारा जो रेप्लिकेशन होता है इसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। प्रत्येक ओकाजाकी खंड का प्रारंभ हेतु अनेक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। इनके प्रारंभ के लिए हर खंड के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने सारे खंडों के लिए अलग अलग अनेक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है।
अनेक खंडों के लिए अनेक प्राइमर की आवश्यकता होगी, जबकि सतत पुनरावृत्ति में एकमात्र ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। जब सतत पुनरावृत्ति होती है तो इसमें केवल ये वाली होती है सतत पुनरावृत्ति कहते हैं जिसको, इसके अंदर केवल एक ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सतत पुनरावृत्ति कहते हैं। और जो इस साइड होती है इसको असतत या डिसकंटिन्यूअस पुनरावृत्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। अब है सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, अर्ध असतत पुनरावृत्ति, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। अर्ध असतत पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति में क्या होता है, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुनरावृत्ति की दोनों भुजाओं में से एक भुजा लीडिंग डीएनए सूत्र तथा दूसरी छोटी लैगिंग डीएनए सूत्र कहलाता है। लीडिंग डीएनए सूत्र के बाहरी सिरे पर स्थित 5' आरएनए प्राइमर से नए डीएनए का एक ही खंड में लगातार 5' से 3' दिशा में संश्लेषण करता है, जबकि लैगिंग सूत्र पर डीएनए के अनेक खंड 5' से 3' दिशा में संश्लेषित होते हैं या निर्मित होते हैं, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। इस तरह के डीएनए पुनरावृत्ति को अर्ध असतत पुनरावृत्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें लीडिंग सूत्र लगातार संश्लेषित होता है, जबकि लैगिंग सूत्र में छोटे छोटे खंडों में संश्लेषित होकर बाद में आपस में जुड़ता है। तो ये जो पुनरावृत्ति होती है इसको असतत सेमी डिसकंटिन्यूअस पुनरावृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला होती है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसमें तो एक ही बार में संश्लेषण हो जाता है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें खंडों के रूप में धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाते हैं, फिर उसके बाद उसको लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। इसलिए डीएनए के अंदर जो पुनरावृत्ति या सिंथेसिस होता है उसको सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन भी कहते हैं या डीएनए की अर्ध असतत पुनरावृत्ति भी कहते हैं। इसके बाद है डीएनए की एक दिशीय तथा द्विदिशीय प्रतिकृति। डीएनए की एक दिशीय तथा द्विदिशीय प्रतिकृति। यूनिडायरेक्शनल एंड बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का यूनिडायरेक्शनल एंड बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन। डीएनए अणु के प्रतिकृति के वे स्थल जो प्रतिकृति प्रारंभ करते हैं प्रतिकृति प्रारंभक स्थल कहलाते हैं। डीएनए प्रतिकृति जहां से स्टार्ट होती है उसको डीएनए प्रतिकृति के स्थल कहते हैं। यह जनक सूत्र अलग होकर दूशाख निर्मित करते हैं, इसी को प्रारंभन कहते हैं। जब डीएनए के दो सूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक डीएनए सूत्र से दो शाखाएं बन जाती हैं तो उस समय डीएनए का प्रारंभ हो जाता है, उसी को डीएनए रेप्लिकेशन का प्रारंभन कहा जाता है। कुछ जीवों में यह प्रतिकृति अनेक स्थलों पर प्रारंभ होती है, जबकि कुछ जैसे जीवाणु, फेज वायरस में एक खास प्रारंभ स्थल पर ही प्रतिकृति प्रारंभ होती है। यह दो दिशा में गति करता है। कैरेंस ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए का संश्लेषण गुणसूत्र पर एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में होता है। हॉल के प्रयोग द्वारा डीएनए की द्विदिशीय प्रतिकृति का पता चलता है। किसके प्रयोग के द्वारा? हॉल के प्रयोग के द्वारा। उन्होंने कुछ प्रयोग किए जिसके द्वारा पता चला कि डीएनए में द्विदिशीय प्रतिकृति पाई जाती है। यूकेरियोटिक गुणसूत्र में अनेक उद्गम स्थलों में प्रतिकृति डीएनए डुप्लेक्स रेखीय या लाइनर होता है, इसमें द्विदिशीय प्रतिकृति पाई जाती है। यह विपरीत दिशा में गति करते हैं। यह प्रतिकृति द्विदिशीय होकर एक साथ कई स्थलों पर प्रारंभ हो सकती है, अतः डीएनए के अनेक रूप समान संरचना दिखाई देती है। और डीएनए का जो यूकेरियोटिक गुणसूत्र होता है वो बहुत लंबा होता है, अतः एक से अधिक स्थानों पर प्रतिकृति कम समय में संपन्न हो जाती है। लगभग 100 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति सेकंड की दर से निर्मित होते हैं। हालांकि प्रोकैरियोटिक की दर 1500 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड प्राप्त हुई है। अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव द्विदिशीय प्रतिकृति करते हैं। कुछ अपवाद इसके अलावा ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक जीव है उनमें भी द्विदिशीय प्रतिकृति पाई जाती है और यूकेरियोटिक के अंदर द्विदिशीय प्रतिकृति पाई जाती है। तो इस तरह से ये था डीएनए की एक दिशीय तथा द्विदिशीय प्रतिकृति। तो ये जो हमारा टॉपिक था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक लेंगे। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी।